मैं हर रोज की तरह आज भी सारे घर का काम निपटा कर वापस अपने क्वार्टर में आया था। ये मेरा रोज का मामूल था। मैं रोजाना ही मालकों के घर का काम किया करता था। घर का काम इतना ज्यादा होता कि मैं थक जाता और आराम करने की ठान लेता। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता कि मुझे आधी रात तक सोने का वक्त ना मिलता, क्योंकि ये बड़े लोग थे और उनके काम भी बहुत ज्यादा होते थे। उनके घर में आए रोज कई पार्टियां हुआ करती थीं और कई लोग आया जाया करते थे। चुनांचा मुझे अक्सर होता था। वक्त उनके घर की सफाई करने में गुजर जाता और फिर कुछ वक्त मुझे बाहर से सौदा सलफ लाने में गुजर जाता और कुछ वक्त मुझे खाना बनाने और खाना लगाने में गुजर जाता। जब खाना खा लिया जाता तो बर्तन धोने होते। काम के मामले में साहब जी बहुत सख्त थे और वो किसी किस्म की भी रियायत न बरतते थे। उसी लिए मुझे घर का सारा काम ही करना पड़ता था। मैं गरीब आदमी था, मुझे अपनी तनख्वाह से गरज थी और तनख्वाह भी काफ़ी माकूल थी। उसी लिए जब भी तनख्वाह आती तो सारे महीने की थिकन मेरी उनको देख कर ही इतर जाती थी। मगर मेरी यहाँ पर काम करने की एक मजबूरी थी और इसी मजबूरी के तहत मैं यहाँ पर काम कर रहा था। लेकिन यहाँ पर एक बेगम साहबा थी जो कि इस घर की मालकन थी और सारा हुक्म इन्हीं का चलता था। साहब जी किसी बड़ी पोस्ट पर काम करते थे। मालूम नहीं वो कहाँ काम करते थे, इस बात का तो किसी को भी पता न था। लेकिन साहब जी किसी ऐसी जगह पर होंगे होते थे कि वो एक एक हफ्ता भर यहाँ पर नहीं आ सकते थे। इसी वजह से साहब अक्सर 2 हफ्ते बाद यहाँ पर आते थे और मुझ पर तो जैसे कि बिजली गर जाती थी। मैं बरक रफ्तारी से सारे काम किया करता था, क्योंकि साहब को किसी भी किस्म की कोई भी खराबी या ऊंच नीच पसंद न थी। उसी वजह से मैं चाहता था कि सर को किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो और वो खुश होकर जाएं। अक्सर जब वो मेरे काम से खुश हो जाया करते थे तो वो मुझे टुप भी दे दिया करते थे और उनके टुप हजारों नहीं बल्कि लाखों में हुआ करती थी। ये एक ऐसे अमीर तरीन इंसान थे जिनका दिल भी खुला था और उनके घर भी खुले थे। मुझे साहब जी से बहुत लगाव था। अक्सर जब वो आते थे तो मैं खुद ब खुद उनके लिए बहुत सारा खाना तैयार कर लिया करता था। उनके आने से पहले घर की अच्छी तरह से सफाई कर दिया करता था। आज भी साहब जी को आना था और उनके घर में हमेशा की तरह आज भी पार्टी थी कि उनके घर में हमेशा ही पार्टियां हुआ करती थी और कई मर्द व जिन यहाँ पर शिरकत करते थे। शायद वो साहब जी के आफस के लोग होते थे। खैर, मुझे किसी से क्या गरज थी, मुझे तो बस अपने काम से गरज थी। मैं अपना काम वक्त पर कर देता था और जल्दी जल्दी सोने के लिए चला जाता था। मेरी हमेशा ही यही ख्वाहिश होती थी कि मैं जल्दी से काम नमटा लूं और अपने कमरे में जाकर लेट जाऊं। लेकिन जब भी मैं जाता था वहां बेगम साहबा मेरे पीछे पीछे चली जाती थी। साहिब जी तो एक रात भी घर पे नहीं टिकते थे, वो पार्टी के बाद फौरा ही चले जाते थे। उनका कहना था कि वो फार्म हाउस में ही कयाम करते हैं, क्योंकि फार्म हाउस बहुत बड़ा है और उनके शायद आफस के बहुत करीब हैं। उसी वजह से वो फार्म हाउस में ही कयाम किया करते हैं और वो अक्सर पार्टी खत्म होते ही वापस चले जाया करते थे। हाँ, मगर 2 महीने बाद एक रात ऐसी आती कि वो यहीं पर बेगम साहबा के साथ ही कयाम कर लिया करते थे। लेकिन ऐसा कभी कभी होता था। अक्सर तो बेगम साहबा यहाँ पर अकेली होती थी। यहाँ की सारी ख्वातीन जो थी वो सारी की सारी यहाँ पर काम करके शाम के वक्त ही घर चली जाया करती थी। मैं पीछे बच जाता था। मुझे यहाँ पर एक क्वार्टर दिया गया था और मैं उसी में ही कयाम करता था। चुनांचे मैं उस रोज भी मामूल की तरह अपना सारा काम निपटाकर अपने कमरे में आ गया था। लेकिन हमेशा की तरह फिर से दरवाजा खटखटाया जा रहा था और मुझ पर गुनूदगी हो रही थी, तारी हुई जा रही थी। मगर दरवाजे पर मैं जानता था कि कौन था। अगर मैं दरवाजा न खोलता तो शायद मेरी नौकरी चली जाती। मैंने खुद को मजबूरा मुश्किल से उठाया और दरवाजे तक गया। दरवाजा मैंने खोला तो सामने बेगम साहिबा खड़ी थी और उन्होंने मुझे कहा कि तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें घर के कामों के लिए नौकर नहीं रखा हुआ, मैंने तुम्हें अपने लिए रखा हुआ है। तुम्हें पता है ना कि कौन सा काम करना है। तुम मेरे लिए यहाँ आए हो तो तुम्हें मेरा ही काम करना होगा, मेरे काम आना होगा। मुझे बेगम साहबा की ये बातें बिल्कुल भी अच्छी न लगती थी। वो हर रोज़ ऐसे ही कहती थी और मुझे रोज़ाना 3 घंटे उनके साथ रहना पड़ता था। आज भी मैंने सोचा वो कुछ फिर 3 घंटे। मैं बहुत थका हुआ था, मुझ में किसी भी काम की कोई भी हिम्मत ना बची थी। लेकिन बेगम साहबा का हुक्म था तो मुझे उनके साथ 3 घंटे गुजारने थे। मेरा नाम अहमद है और मैं बहुत ही गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं अपने ख़ानदान का वाहिद कफ़ील हूँ और मैं ग्रेजुएट मुकम्मल कर चुका हूँ। लेकिन पाकिस्तान के कानून के मुताबिक यहाँ मुझे बेरोज़गार रहना पड़ा। मैं ग्रेजुएशन के बाद हर रोज़ दफ्तरों की खाक छानता और हर जगह जहाँ भी मैं नौकरी का ऐड देखता वहाँ पर अपनी CV लिए हाजिर हो जाता। लेकिन कहीं पर भी मुझे जॉब न दी गई
असल बात यह होती कि हर उदारे में हर जगह पर हर किस्म की नौकरी के लिए सिफारिशें चल रही थी और मेरे पास न तो इतने पैसे थे कि मैं रिश्वत दे सकता और न ही मेरे पास कोई ऐसा इंसान था जिससे मैं सिफारिश कर सकता और वो मुझे कहीं पर नौकरी दिलवा सकता। मेरे बाप माजूर थे और वो कोई काम नहीं कर सकते थे। उससे पहले मेरे बाप ने बहुत मेहनत की थी और मुझे ग्रेजुएशन मुकम्मल करवाई थी, जबकि ग्रेजुएशन करने के बाद मैं बिल्कुल ही घर में बैठ गया था। मेरे अबा एक फैक्ट्री में काम करते थे और वहां पर उनका आना जाना ऊपरी मंजिलों में हुआ करता था। एक रोज मेरे बाबा फैक्ट्री में काम कर रहे थे और दूसरी मंजिल पर जा रहे थे कि वो सीढ़ियों से गिरे और निचली सारी मंजिलों से होते हुए बिल्कुल नीचे आ गए थे। उस वजह से उनकी दोनों टांगें फ्रैक्चर हो गई थी और इतनी खराब हो गई थी कि दोबारा वो सही करने के काबिल ना रही थी। लिहाजा दोनों टांगों को कटवाना ही बेहतर ऑप्शन था। अबा की फैक्ट्री वालों ने इबा के इलाज के लिए कुछ पैसे दिए थे जो इबा के इलाज पर खर्च हो गए थे और कुछ अबा के लिए फंड्स भी अदा किए गए थे। ये नौकरी का उसूल था कि वहां पर जो भी काम करता था वो उसके लिए एक बोनस रखा करते थे जिसमें साल के साथ दिया जाता था और फिर कुछ उर्से बाद इस बोनस पर मजीद बोनस दिया जाता था। और अगर उसके दरमियान कोई मजदूर घर कर फौत हो जाता या फिर किसी और तरीके से उसकी जान चली जाती या फिर वो हाथ पांव से माजूर हो जाता या उसकी आंख चली जाती तो उसके लिए काफी सारा फंड दिया जाता था और दुगना बोनस भी दिया जाता था। चनांचे हमें अबा की हाथ पांव से माजूर हो जाती या उसकी आंख चली जाती तो उसके लिए काफी सारा फंड दिया जाता था और दुगना बोनस भी दिया जाता था। माजूरी के वक्त ये फंड्स और ये तमाम बोनस दिए गए। आधे से ज्यादा तो अबा के इलाज के लिए लग गए थे और फिर कुछ के लिए हमने घर के लिए सामान उठा रखा था, यानी राशन पानी। कुछ हमने घर ले रखा था। कुछ उर्सा तो हमारा बहुत अच्छे से गुजरा। इस उर्से में मैं अपनी नौकरी की तलाश में रहा, लेकिन नामराद रहा, कहीं से भी मुझे नौकरी पर ना रखा गया। हर जगह पर बस रिश्वत और सिफारिश को ही देखा जाता था। मैं ये सब कुछ देखकर बहुत परेशान था। अब आहिस्ता आहिस्ता घर के हालात खराब होते जा रहे थे और बहनें भी अभी कनवारी बैठी थीं। मैं एक ही था जो अपने खानदान के लिए कुछ कर सकता था, लेकिन मेरे पास कोई नौकरी न थी। मैंने सड़कों पर फूल और गुजरे बेचना शुरू कर दिए। जब उनसे कुछ आमदन हुई तो मैंने साथ में कुछ किताबें और कुछ पंसलें भी ले लें ताकि मेरी आमदन में इजाफा हो सके। राह चलते मुसाफिरों को मैं बस वो फूल और गुजरे दिखाया करता था, पेंसिल और किताबें दिखाया करता था। इनमें से उका दका लोग ही मेरे पास कुछ लेने के लिए आते थे जो मुझे यूं सर्राह फिरकर बेचता। हवा देखते थे तो तरस खाकर मुझसे कुछ न कुछ ले लिया करते थे। कुछ लोग तो धोखा देकर बस चीजें हथिया कर भाग जाते थे। उस बप्पो का उससे मेरा काफी नुकसान होता था, लेकिन मैं अल्लाह पर छोड़ देता था। मेरी ज्यादा से ज्यादा बकरी एक दिन की कभी कभी 500 तक चली जाती और अक्सर तो 100-150 तक ही हुआ करती थी। फिर भी मैं शक्र अदा करता था कि कुछ न कुछ तो हो रहा है। एक दिन मैं यूं ही किताबें और गजरे बेच रहा था कि एक बेगम साहिबा ने मुझे देखा। वो बड़ी सी गाड़ी में बैठी थी, ट्रैफिक सिग्नल रखे हुए थे और उस वजह से गाड़ियां सभी की सभी रखी हुई थी। मैं हर गाड़ी के पास जाता, उन्हें गजरे लेने को कहता और पेंसिल किताबें वगैरह खरीदने को कहता। कोई मुझे 1-2 पेंसिल ले लेता, कोई मुझसे 1-2 गुजरे ले लेता और कोई कहता कि हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं बहुत थक गया था। बहुत लंबी कतार थी। मैं सारी कतार के आसपास घूम रहा था, लेकिन मुझसे किसी ने कुछ भी न लिया। मैं उस गाड़ी के करीब आया जहां पर बेगम साहबा बैठी हुई थी। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, काफ़ी समझदार सलझे हुए लगते हो, लगता है पढ़े लिखे हो, फिर तुम ये काम क्यों कर रहे हो? मैं किस्मत का मारा सब कुछ बता देने के दर पे था। मैंने उनसे बोला कि मैं हर जगह पर फिरा ग्रेजुएशन कर चुका हूँ, कि मैं हर नौकरी ना मिली, मैं उस शहर का चुपा चुपा छान चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे किसी ने कोई काम ना दिया। हत्ती कि मैं तो घर के बर्तन तक धोने के लिए तैयार था, लेकिन मुझे किसी है ने ना रखा और मेरे घर के हालात बहुत ख़राब होते जा रहे थे। तो मैंने बस यही सोचा कि यही काम कर लूँ। मांगने से तो फिर भी बेहतर है मैं अपनी मेहनत से कमा रहा हूँ। बेगम साहबा ने कहा कि दिन का कितना कमा लेते हो? मैंने कहा कभी 150, कभी 200, कभी 500, उससे ज़्यादा मेरी औकात नहीं। बेगम साहबा ने जब मेरी बात सुनी तो कहने लगी कि मुझे अपने घर के लिए एक नौकर की ज़रूरत है। अगर तुम मेरे पास नौकरी करना चाहो तो मैं तुम्हें महीने का 50,000 दूंगी। इतने पैसे सुनकर मेरी तो बाँछें खुल गई थीं। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मुझे यूं नहीं बैठे बैठाई नौकरी मिल जाएगी। मैंने तो इतनी तनख्वाहें कभी अबा की भी ना देखी थी और ना तो कभी पैसे मैंने आंखों पर देखे थे। इतने मुझे लगा बेगम साहबा मेरा मजाक उड़ा रही हैं। मैंने उनसे कहा, बेगम साहबा देखिए, गुर्बत अपनी जगह, लेकिन मैं किसी को यह इजाज़त नहीं दे सकता कि वो मेरा मजाक उड़ाएं।
आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं कि मैं 500 कमाता हूँ और आप मुझसे कह रही हैं कि आप मुझे 50,000 देंगी। मैं अपनी मेहनत मजदूरी की कमाई से बहुत मुतमईन हूँ। इंशाअल्लाह अल्लाह ताली कभी ना कभी मुझे इतना ज़रूर देगा कि मैं खुले दिल से अपने घर की कफालत कर सकूं। मेरी बात सुनते ही बेगम साहबा ने कहा कि नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच रही और न ही मैं ऐसा कुछ कह रही हूँ। मैं वाकई में एक नौकर की तलाश में हूँ। मेरे घर में बहुत काम होता है। मेरे बहुत से नौकर चाकर हैं, लेकिन कोई भी ईमानदारी से काम नहीं करता। मुझे एक ही ईमानदार इंसान चाहिए और मुझे लगता है कि तुम में खासी ईमानदारी पाई जाती है। तुम्हारे चेहरे से तुम्हारी शख्सियत का अंदाज़ा हो रहा है। अगर तुम मान जाओ तो मुझे बता देना। ये मेरा कार्ड है। मुझे अब भी यकीन नहीं आ रहा था कि बेगम साहबा मुझे नौकरी देने के लिए तैयार हैं। खैर, मैंने बेगम साहबा से वो कार्ड लिया और अपने जेब में डाल लिया। उस रोज़ मेरी आमदनी इतनी ना हो सकी, लेकिन मैं जब घर वापस आया तो घर की हालत मुझसे देखी ना गई। घर पे मालिक मकान ने आकर बहुत कुछ तोड़ दिया था। जिस घर में हम रहते थे, इस घर का मालिक नहायत ही सख्त तरीन आदमी था। उसने हमें 3 माह का वक्त दिया था कि 3 माह के अंदर अंदर जो किराया हमारा रहता है हम वो अदा कर दें, नहीं तो वो हमारा घर खाली करवा देगा। घर की काफ़ी तोड़ फोड़ हो चुकी थी और घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था। वो वार्निंग करके गया था कि कल तक उसे पैसे मिल जाने चाहिए। मैं जब वापस लौटा और घर का ये हाल देखा तो मैंने पूछा कि क्या हुआ है। मुझे मेरी माँ रोते हुए कहने लगी कि मालिक मकान आया था और वो सारी तोड़ फोड़ करके गया है और वो कह के गया है कि कल शाम तक उसे पैसे मिल जाने चाहिए, नहीं तो वो सारे हैं घर का सामान बाहर फेंकवा देगा। उसकी कल रकम 40,000 बन रही थी, क्योंकि कुछ तो मैं अबा के कंपनी से मिलने वाले बोनस से चुका था, मगर जो रहती थी वो भी छोड़ने के लिए तैयार न था और न ही वो सब्र करने के लिए तैयार था। मुझे फिक्र लाहिक होने लगी। मैं बेचैन होकर इधर उधर टहलने लगा। मेरे माथे पर पसीना नमूदार होने लगा। मेरे पास तो इतनी रकम न थी और न ही मैं किसी से कर्ज ले सकता था, क्योंकि कोई भी मेरा अब कर्ज देने के लिए तैयार न था। अबा की बीमारी के वक्त जो कर्ज लिया था वो सारे लोग अब सर को खा रहे थे और अब ये मालिक मकान तो जैसे जान को आ गया था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करता। मैंने बहुत सोचा और खुद को बीमार कर डाला। कुछ ही वक्त गुजरा था कि मेरे सिर में शदीद दर्द होने लगा था। अक्सर ऐसे हो जाया करता थी कि मैं बहुत ज्यादा टेंशन लेता तो मेरे सर में दर्द होना शुरू हो जाता, जो किसी तौर पर कम ना होता। आज भी वैसे ही मेरे सर में दर्द होने लगा था और मेरी माँ मेरे सुर के दर्द की वजह से बहुत परेशान हो रही थी। तभी मुझे एक अनजाना सा ख्याल आया और मैंने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और इस मोबाइल के साथ ही इस कार्ड से नंबर मिलाने लगा। दूसरी बैल परी कॉल उठा ली गई। आगे बेगम साहबा की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं पहचान सकता था कि ये बेगम है, साहबा की आवाज़ है। उन्होंने कहा कि मुझे एक नौकर की तलाश है और मैंने तुमसे कहा था, मुझे लगता है कि तुम राज़ी हो गए हो। मुझे उस बात की समझ न आई कि बेगम साहबा है को पता कैसे चला कि आगे मैं बोल रहा हूँ। खैर, मैंने उनसे पूछने की हिम्मत न की, क्योंकि मैं जानता था कि उन्हें पता होगा कि मैं ही उन्हें कॉल करने वाला हूँ या शायद वो मेरे कॉल के इंतज़ार में होंगी। मैंने ये सोचते हुए उनसे बात करना शुरू कर दी। मैंने उनसे कहा कि मुझे भी नौकरी की तलाश है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम आज से ही आ जाओ। मैंने कहा, आज का दिन तो गुजर चुका है, मैं कैसे आ सकता हूँ भला, आज का काम क्या होगा। उसने कहा कि तुम्हारे लिए बहुत काम है, तुम आ जाओ, क्योंकि मैं एक मिनट भी ज़ाया नहीं करना चाहती। उनकी बात सुनकर मैं खुशी से फूले नहीं समा रहा था। मैं इम्मा से बात करता हुआ अपने सामान बांधने लगा। इम्मा ने मुझे दुआ दी और मुझसे कहा कि अपना ख्याल रखना और कहीं ऐसा ना हो कि तुम किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाओ। तुम अपना सिदका भी देते रहना। इम्मा को ताकीद करने की आदत थी। बहुत सारी ताकीदें की और मुझे दुआओं तले रुखसत कर दिया। मैं बेगम साहबा के बताए हुए पते पर उनके घर पर पहुंचा। इत्तेफाक की बात यह थी कि वो भी हमारे ही शहर में रहते थे। जिस शहर में हम रहते थे उसी शहर के ऐन दरमियान में वो भी रहते थे। वो एक बहुत बड़ी कॉलोनी थी जहां उनका घर था। ये कॉलोनी नज़र कॉलोनी के नाम से मशहूर थी और यहाँ का हर फर्द किसी बहुत ऊंची पोस्ट पर काम किया करता था। यहाँ के सारे लोग करोड़ों में खेला करते थे। यहाँ का हर घर जैसे जन्नत का मंजर पेश करता था। यूं लगता था जैसे खुदा की सारी नामतें उन्हीं लोगों पर उतार दी गई हूं। मैंने जब बेगम साहबा के घर के सामने रक्षा रखवाया और देखा आलीशान महल, मेरे सामने मेरा मुंतजर था। मैंने इस घर को रश्क भरी निगाहों से देखा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं इतने बड़े महल नुमा घर में काम कर सकता हूँ। मैंने सोचा कि ये लोग कितने अमीर होंगे और उनके पास कितना पैसा होगा, खुदा का दिया कितना कुछ होगा और ये कितने ऐश व आराम से ज़िंदगी गुजारते होंगे।
ये सब कुछ सोचकर मैं अंदर की तरफ बढ़ गया। मैंने कहा कि ये अल्लाह है, ताली की दीन है, और अल्लाह ताली जिसे जितना नवाजना चाहे ये इसकी कुदरत कामला पर मुनहसर है। और ये बात मैंने कहकर अपने दिल को तसल्ली दी और अंदर की जानब बढ़ गया। दरवाजे पर दस्तक देते ही दरवाज़ा खिला और गार्ड जैसे मुझे पहचान गया हो। उसने कहा कि मालकन से मिलने आए हो। मैंने कहा हाँ। उसने कहा कि तुम अंदर चले जाओ, यानी कि मेरे लिए रास्ता हमवार हो चुका था। मैं खुशी से आगे बढ़ रहा था, इतने बड़े घर के गार्ड ने मुझे इतनी आसानी से अंदर दाखिल होने दिया, जबकि मैं तो इतनी औकात भी न रखता था। मैं अंदर गया तो सारे नौकर अपने अपने काम में लगे हुए थे। किसी ने मेरे ऊपर तौजा ही न दी, जैसे ये सब मुझे जानते हूँ। शायद बेगम साहबा ने मेरे बारे में इन सब को बता दिया होगा। खैर, मैं बिल्कुल अंदर दाखिल हो गया। सामने ही ड्राइंग रूम था और ड्राइंग रूम का दरवाज़ा बार राहदारी में खुलता था। मैं जैसे ही राहदारी में दाखिल हुआ, मैंने देखा कि ड्राइंग रूम में सामने एक बड़े से तख्तनुमा सोफे पर बेगम साहबा विराजमान थी। ये वही थी जो मुझे गाड़ी में दिखाई दी थी। ये रात का वक्त था और वो उसी थी। वक्त शायद टीवी देख रही थी या वो मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने देखा और कुछ ही लम्हों बाद बेगम साहबा की नज़र भी मुझ पर पड़ चुकी थी। बेगम साहबा ने खड़े होते हुए मुझे कहा कि अंदर आ जाओ। मैं जल्दी से अंदर की तरफ बढ़ गया। वहाँ के सारे मुलाजिम फिर भी अपने अपने काम में ही मसरूफ रहे। किसी ने नज़र उठाकर मेरी तरफ देखना भी पसंद न किया। मैं सोच रहा था कि न जाने इन नौकरों को, इन नौकरानियों को ऐसा कौन सा गर सिखाया गया है कि यहाँ के लोग सिर्फ अपने ही काम से काम रखते हैं, यूं जैसे कि ये सब अंधे हों और ये सब बहरे हों। खैर, बड़े घरों की बड़ी बातें, बड़े बंदों के बड़े काम में ये सोचता हुआ बेगम साहबा की तरफ बढ़ गया। बेगम साहबा ने मुझसे कहा कि आराम से आ गए हो, कोई तकलीफ तो नहीं हुई? खैर, तुम अब आराम से यहाँ रह सकते हो। अब रात का वक्त है और तुम्हारे लिए मेरे पास एक काम है। मैं बेगम साहबा की बात है का मुंतजर था। बेगम साहबा ने मुझसे मेरा नाम पूछा और मुझसे कहा कि तुम खासे शरीफ इंसान लगते हो, लेकिन तुम्हें यहाँ पर मेरे साथ 3 घंटे तक मुसलसल रहना होगा, रोजाना रात को। और ये बात सुनकर मेरे तो जैसे रोंगटे खड़े हो गए थे। मुझे समझ ही ना आई थी कि बेगम साहबा क्या कह रही हैं। मैंने बेगम साहबा से कहा कि ये कौन सा काम है। उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें अपने लिए नौकर रखा है तो तुम मेरे ही काम आओगे। मुझे समझ ही ना आई। खैर, उस रात तो बेगम साहबा ने मुझसे कहा कि तुम आराम कर लो, कल सुबह से तुम अपना काम शुरू कर सकते हो। तुम मेरे पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पर मेरा काम कर सकते हो। तुम सारे का सारा मेरे लिए काम करोगे। और तुम ये सोच रहे होगे कि इतने सारे नौकरों के होते हुए भी मैं तुम्हें नौकरी क्यों दे रही हूँ। असल में बात यह है कि मुझे अपने लिए एक गार्ड की ज़रूरत है जो मेरे हर तरह के काम आ सके। मेरे शौहर घर पे मौजूद नहीं होते और मेरी सारी जिम्मेदारी उन्हीं नौकरों पे होती है, और उन नौकरों की सारी जिम्मेदारी मुझ पे होती है। तो मुझे अपने लिए एक पर्सनल मुलाजिम चाहिए था, यानी जिसे तुम पर्सनल सेक्रेटरी भी कह सकते हो। मुझे बेगम साहबा की बातों का यकीन नहीं आ रहा था और मैं सोच रहा था कि मैं क्या सोच कर आया था। मुझे तो लगता था कि यहाँ पर मुझे घर के काम करने होंगे, झाड़ू पूछा करना होगा, बर्तन धोने होंगे और सफाई वगैरह करनी होगी, लेकिन यहाँ पर तो गंगा ही अल्टी बह रही थी। बेगम साहबा को एक पर्सनल सेक्रेटरी चाहिए था, मगर मैं ये नौकरी नहीं कर सकता था। मैंने काफ़ी देर सोचने के बाद फिर से अपने घर के मामलात का जायज़ा लिया। मैंने सोचा, मेरे घर में अगर मैं पीछे काम न किया तो क्या हाल हो रहा होगा। कल मालिक मकान मेरे घर से सारा सामान उठवाकर फेंक देगा और मेरा माजूर बाप मेरी बहनों और मेरी माँ को लेकर कहाँ जाएगा। ये सोच आते ही मुझे इस नौकरी की ज़रूरत इशद महसूस होने लगी, जिस नौकरी पर मेरी सोच से भी ज़्यादा तनख्वाह थी, 50,000 रुपये, और उस एक तनख्वाह से मेरे घर का सारा कर्ज उतर सकता था। मैंने बेगम साहबा से हिम्मत करते हुए बात की। उन्हें कहा कि अगर आप मुझे एडवांस देना चाहें तो मैं आपके पास नौकरी कर सकता हूं, क्योंकि मुझे इस वक्त एडवांस की बहुत ज़रूरत है। बेगम साहबा ने मुझे कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें एक शर्त पर एडवांस देने के लिए तैयार हूं कि तुम मेरे पास पर्सनल सेक्रेटरी का ही काम करोगे और हर रोज़ रात को 3 घंटे तुम्हें मेरे साथ गुजारने होंगे। मगर ये बात मेरे लिए काबिल कबूल न थी, मगर मैं क्या करता, मैं मजबूर था। उसके अलावा मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था। चनांचा मैंने हामी भर ली। उनसे कहा कि जी, मैं आपके साथ रहने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर तो बेगम साहबा की खुशी का कोई ठिकाना ही न रहा था और मेरे लिए तो जैसे ये बात काफ़ी परेशानी का बास थी। मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि मैं किसी गैर औरत के साथ इतनी देर रह सकता हूँ। खैर, मजबूरियाँ इंसान से क्या कुछ नहीं करवाती। मैं ये सोचकर अपने काम पर जग गया। उस रोज़ तो मुझे आराम करने के लिए कहा गया। उस रोज़ मैंने आराम करने की गरज से अपने कमरे की तरफ देखा तो मुझे बेगम साहबा ने कहा कि तुम्हारे लिए एक ख़ास क्वार्टर का इंतज़ाम किया जा रहा है। ये बाकी की जो औरतें हैं, इन सब के घर यही नज़दीक ही हैं।
और वो रोज़ाना उनको मेरा ड्राइवर छोड़ दिया करता है और वो रोज़ाना सुबह को वापस आ जाती हैं और तुम्हारे लिए एक क्वार्टर मौजूद है। तुम इस क्वार्टर में आसानी से रह सकते हो। जब मुझे इस क्वार्टर में ले जाया गया तो मैं ये देखकर हैरान रह गया कि ये क्वार्टर तो मेरे घर के एक कमरे से भी बहुत ज़्यादा बड़ा था। मेरे घर का जो सहन था वो भी, और अगर मेरे 2 कमरे मिलाकर भी उसे क्वार्टर का जायजा लिया जाता तो ये क्वार्टर ज़्यादा था। उसमें ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी, यहाँ तक कि एक खूबसूरत सा बेड और एक सोफा सेट भी उसमें रखा गया था और ये एक खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। यूं लग रहा था जैसे कि ये किसी खास और ख़ास इंसान के लिए सजाया गया हो। मगर मैं ये सब कुछ देखकर बहुत हैरान था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इन बड़े लोगों के पास पैसे इतने वाफिर होते हैं कि वो अपने मुलाजमीन को भी इस तरह की जगहों में बैठाते हैं जिस तरह की जगहों में वो खुद रहते हैं। मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था। मुझे बैठी बैठाए इतनी बड़ी नौकरी मिल गई थी और मुझे इतना खूबसूरत क्वार्टर भी रहने के लिए दे दिया गया था, वो भी बना पैसों के। मगर इस सब के बावजूद भी जो बेगम साहबा कह रही थी वो मेरे लिए मानना बहुत मुश्किल था। मुझे अब अपनी रोज़ी हलाल नहीं लग रही थी। मुझे लग रहा था कि मैं ये सारा कुछ हराम के तौर पर कमा रहा हूँ, क्योंकि मैंने आज तक जो भी काम किया था अपनी मेहनत के बल बोते पर किया था। लेकिन आज यहाँ पर बेगम साहबा ने जो बात की थी वो निहायत आरामदह काम था। वो सिर्फ मुझे यहाँ पर बेगम साहबा के साथ 3 घंटे गुजारना थे और वो सिर्फ यही कह रही थी कि तुम्हें मेरे साथ 3 घंटे गुजारने हैं। और ये बात मुझे काफ़ी मशकूक लग रही थी। मुझे लग रहा था जैसे वो मुझे बराई की दावत दे रही है और मैं इस दावत को कबूल करने के हक़ में न था। मैंने बेगम साहबा से कहा कि मैं हरगिज़ ऐसा काम नहीं कर सकता। मैं अपनी रोज़ी को हलाल बनाना चाहता हूँ। तो बेगम साहबा ने मुझसे कहा कि क्या तुम घर का और भी काम जानते हो? मैंने कहा, हाँ, मैं घर की सफाइयाँ भी कर सकता हूँ, मैं बर्तन भी धो सकता हूँ, यहाँ तक कि मैं कुकिंग भी कर सकता हूँ। ये सुनकर बेगम साहबा जैसे खुश हुई थी। उन्होंने मुझसे कहा कि फिर ठीक है, आज से घर की सफाइयाँ करने में तो मुलाजमा की मदद करोगे और खाना बनाने में तो तुम खानसामा की मदद करोगे और घर के बर्तन भी तुम धो लिया करोगे। ये बात सुनकर मुझे लगा कि शायद मेरी कमाई हलाल की हो जाएगी, मेरी मेहनत मशक्क़त से मुझे कुछ तो मिलेगा। बेगम साहिबा ने मेरे ज़म्मे ये काम लगाया तो मुझे ये सब कुछ माकूल लगा और मैंने हाँ कर दी। दूसरे ही रोज़ जब मैं सुबह उठा तो क्वार्टर की सफाई मेरी मंतज़र थी। मैंने जल्दी से नमाज पढ़ी और हसब मामूल मैंने तिलावत करने के बाद मैंने अपने सारे क्वार्टर की सफाई की और बाहर निकल गया। ये सुबह सादिक का वक्त था और इस वक्त शायद इस घर के मकीन जागे ही नहीं थे। यहाँ पर तो जैसे सुबह 11 बजे उठने का मामूल था और मैं इनके उसूलों के खिलाफ वर्जी कर चुका था। खैर, मैंने कुछ देर बाहर टहलना मुनासिब समझा। मैंने देखा यहाँ पर बहुत बड़ा सहन है और बहुत खूबसूरत चमन है। मैं चमन के उर्द गर्द घूमने लगा और सारे फूलों की खुशबू भी सूंघने लगा। यह वक्त बहुत खूबसूरत था। कुछ ही देर बाद सारी मुलाजमाएं भी उठकर आ गई थी। अच्छा, यानी कि उनके घर के तमाम मुलाजमीन सुबह जल्दी उठने के आदी हैं। मैंने अपने दिल ही दिल में सोचा। मैं अंदर की जानिब बढ़ गया। मैंने देखा खां सामान नाश्ता तैयार कर रहे थे। मैं भी उनकी मदद के लिए आ गया। खां सामा ने मुझसे कहा कि क्या बेगम साहबा ने तुम्हें इजाज़त दी है? मैंने कहा, हाँ, बेगम साहबा ने मुझे कहा कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। चनांचा मैंने खां सामा के साथ मिलकर सारा नाश्ता तैयार किया। नाश्ते में अनवा व इकसाम की चीज़ें तैयार की गई थीं। यूं लगता ही नहीं था कि इस घर के एक फ़र्द के लिए भी इतना नाश्ता बन सकता है। खैर, मैं खामोशी से नाश्ता बनवाता रहा। सुबह के तकरीबन 9 बजे बेगम साहबा तैयार होकर नीचे आ चुकी थी। मैंने बेगम साहबा को देखा। इतना तैयार शियार होकर वो नीचे आई थी। यूं लगता था जैसे किसी शादी में जा रही हूँ। खैर, मैंने खामोशी से अपना काम करना शुरू कर दिया। बेगम साहबा के लिए डाइनिंग टेबल पर वो तमाम चीज़ें लगा दी गई थीं। बेगम साहबा ने एक एक चीज़ में से थोड़ा थोड़ा सा चुखा और बाकी चीज़ें वैसे की वैसी बच गईं। ये सब कुछ मैंने खां सामा से पूछा कि ये सब कुछ अब कहाँ जाएगा, तो खां सामा ने कहा कि हम सब लोग इस फैमिली का हिस्सा हैं, उसी लिए बेगम साहबा इतना सब कुछ बनवाती हैं। ये सब कुछ अब हम सब बैठ कर खाएंगे। मुझे यकीन ही नहीं, या कोई अपने नौकरों के साथ ऐसा सलूक भी कर सकता है। खैर, मैंने खामोशी अख्तियार की और घर के सारे काम मुकम्मल कर दिए। घर का हर काम मैंने खुद अपनी निगरानी में करते हुए देखा था। मैं खुद भी साथ में काम निपटाता रहा था और बाकी मुलाजमीन भी अपने अपने काम में मसरूफ़ रहे। जब रात हुई तो मुझे बर्तन धोने के लिए कहा गया। मैं बर्तन धोकर जैसे ही अपने कमरे में गया और कंडी लगाई तो वापस दरवाज़ा बजने लगा। मैं जल्दी से दरवाजे पर अय्या और कंडी खोली तो बेगम साहबा मेरी मंतज़र थी। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम सोने लगे थे जब कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम घर का काम करने के लिए नहीं, मेरा काम करने के लिए आई हो। तुम्हें मैंने अपने लिए रखा है। तुम मेरी सेक्रेटरी
और तुम्हें हर वक्त मेरे साथ रहना चाहिए और अब की रात के 3 घंटे तो तुम्हें मेरे साथ गुजारने होंगे। उनकी ये बात सुनकर मेरा सांस जैसी हल्क में अटक गया था। मेरा हल्क सूखने लगा था। बेगम साहबा क्या कह रही थी मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। खैर मैं खामोशी से बेगम साहबा को कमरे में ले आया। बेगम साहबा मेरे कमरे में बैठ गई और मुझसे बातें करने लगी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं बेगम साहबा से क्या बात करूं और वो क्या चाहती हैं। मैंने उनसे कहा कि बेगम साहबा अपना मुद्दा भी बताइए। मैं आखिर कैसे अब के साथ और रात के वक्त 3 घंटे गुजार सकता हूं और आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे आप हैं की बातों की बिल्कुल समझ नहीं आ रही। तो बेगम साहबा ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और मुझसे कहा कि तुम गाड़ी ड्राइव कर सकते हो। मैंने कहा हाँ मैं कर सकता हूँ। उसने कहा चलो मुझे 5 स्टार होटल ले जाओ। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि बेगम साहबा क्या कह रही हैं। खैर मैंने उनके हुक्म की तामील की। मैं नौकर था और वो हैं मेरी मालकिन थी। मैं क्या कह सकता था। मैं अब गाड़ी की चाबी लिए गाड़ी की तरफ आ रहा था। बेगम साहबा में मेरे पीछे ही थी। उस घर के सारे मुलाजमीन सो चुके थी और वो मुझसे कह रही थी उनके 5 स्टार होटल ले चलो। मैं कांपते हाथों और धड़कते दिल के साथ बेगम साहबा के साथ जा रहा था। उन्हें अब 5 स्टार होटल जाना था और न जाने वो क्या करने का इरादा रखती थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। बार बार मेरा दिल जैसे उछलकर हल्क में आ जाता था। मुझे अपनी माँ की बात याद आती थी। उम्मा कह रही थी कि यो ही ख्वाह मख्वाह में नौकरियां नहीं मिल जाती। तुम अपना ख्याल रखना, कुछ तुम्हारे साथ बरा ना हो जाए। और ये बात मुझे समझ में आ रही थी, लेकिन मैं क्या करता। मुझे भी मजबूरी थी और मैं अपनी मजबूरी के लिए कुछ भी कर सकता था। 5 स्टार होटल के सामने जहां पर मुझे बेगम साहबा ने कहा, मैं वहां पर जाकर मैंने गाड़ी रोक दी और नीचे उतरकर बेगम साहबा के सामने आकर मैंने गाड़ी का दरवाजा खोल दिया और बेगम साहबा के बाहर निकलने का मुंतजर था। तुम अंदर चलोगे? मैंने कहा यहीं बेगम है। साहबा अब को कोई काम है तो अब चली जाइए। बेगम साहबा ने मुझसे कहा कि अच्छा चलो ठीक है, तुम मेरी बात के मुताबिक। यहाँ पर रोजाना मेरा 3 घंटे इंतजार करना 3 है घंटे बाद मैं वापस हो जाऊंगी। खैर मैं खामोश से उनकी बात सुनकर वहीं पर खड़ा हो गया। मुझे पूछ तो ऐद मनान में महसूस हुआ कि बेगम साहबा मुझसे कुछ गलत नहीं चाहती थी। वो जो भी कर रही थी वो उनका अपना मसला था। वो होटल में क्या करने गई थी मैं नहीं जानता था और मुझे उस सबसे कोई सरोकार नहीं था। मैं बाहर खड़ा होकर उनका इंतजार करने लगा। फिर मैं अपनी गाड़ी में बैठ गया और आराम से बैठकर उनका इंतजार करने लगा। मेरी आग लग गई। जब वापस आए तो उन्होंने गाड़ी का दरवाज़ा खटखटाया। मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया और बेगम साहबा आकर मेरे साथ बैठ गई। उन्होंने मुझसे कहा कि राजदारी के साथ ये काम करना है और किसी को भी नहीं बताना। ख़ास तौर पे अपने साहब जी को इस बात के बारे में कोई बात नहीं बतानी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी कोई भी बात उन्हें पता चले और वो परेशान हूँ। इसीलिए तुम अपना मना बंद रखना, तुम जितना चाहोगे मैं तुम्हें इतना ही दूंगी। मुझे और क्या चाहिए था, मुझे बस अपनी नौकरी की गरज थी। काफ़ी अरसे तक बेगम साहबा को इसी तरह रात के वक्त यहाँ होटल पर ले आता और उनकी बताई हुई जगह पर बैठकर उनका इंतज़ार करने लगता। वो उमूमा 3 घंटे लगाकर वापस आती और फिर मैं उन्हें घर वापस ले आता। इस बात का खबर न तो किसी मुलाजिम को थी और न ही साहब जी को थी। एक बार साहब जी पार्टी के हवाले से घर आए तो उन्होंने मुझे बुलाकर पूछा कि तुम नए हो क्या, तुम जानते हो कि बेगम साहबा क्या करती फिर रही हैं? मैंने कहा नहीं साहब जी, मुझे कुछ नहीं पता। बस मैं 1 माह पहले ही यहाँ पर नौकरी पे आया हूँ और मैं यहाँ पर घर की सफाई वगैरह का काम करता हूँ और बस अपने क्वार्टर में जाकर सो जाता हूँ। साहब जी ने जब मेरी ये बात सुनी तो खामोश हो गए और मुझसे कहा कि अपनी बेगम साहबा से महतात रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें कोई नुकसान पहुँचे। मैं समझ ना पाया कि साहब जी मुझे ये बात क्यों कह रहे हैं। खैर मैं खामोश हो गया और मैंने उस बात का जिक्र बेगम साहबा से भी ना किया। मैं खामोश हो गया, लेकिन ये बात मेरे दिल व दिमाग पर छाई हुई थी। मुझे समझ हो गया नहीं हो रही थी कि साहब जी मुझसे ऐसी बात क्यों कह रहे हैं। सोचते सोचते जब रात हुई और मैं सोने लगा तो उस रोज भी बेगम साहबा दरवाजे पर ओ गई थी। मेरा दिमाग बहुत चकरा रहा था। इस रात भी भारती चल रही थी और बुपार्टी के बाद जब साहब जी समेत सारे लोग चले गए तो मैं थक हार कर अपने कमरे में आया और सोने के लिए लेट गया। मैं ये बात भी भूल चुका था कि बेगम साहबा मुझे उठाने के लिए आएंगी। मुझे तो लगा था कि आज इतनी देर हो गई है, बेगम साहबा मुझे नहीं उठाएंगी, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। बेगम साहबा ने फिर से दरवाज़ा खटखटाया और जब मैं गया तो बेगम साहबा ने मुझसे कहा कि क्या तुम भूल गए हो कि तुम यहाँ मेरे लिए आए हो और तुम्हें 3 घंटे मेरे साथ रहना होगा। मैं ये बात सुनकर माजरत ख्वाह अंदाज में
बेगम साहबा को देखने लगा। बेगम साहबा ने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा कि कोई बात नहीं भूल गए होगे। मैं खामोशी से तैयार होकर बेगम साहबा के पीछे चल दिया। मैं आज फिर अपनी गाड़ी में बैठा और बेगम साहबा भी इसी गाड़ी में बैठी और मैं ड्राइव करने लगा। मैं मतलूबा होटल पर पहुंचकर उसके दरवाजे पर गाड़ी रोककर बेगम साहबा की तरफ का दरवाज़ा खोले। उनका मुंतजर था। वो बाहर निकली और हमेशा की तरह मुझे ताकीद करते हुए अंदर चली गई कि तुम गाड़ी में बैठकर मेरा इंतज़ार करो। खैर, मैं बेगम साहबा के सामने बैठ गया और जब वो होटल की इमारत में गुम हो गई तो मैं आहिस्ता से उनके पीछे गया। आज मैं देखना चाहता था कि बेगम साहबा क्या कर रही हैं। मैंने जाकर देखा तो वो काउंटर पे किसी रूम की चाबी ले रही थी और उनसे गुफ्तगू कर रही थी। काउंटर से वो चाबी लेते हुए ऊपर की जानब मड़ गई। शायद वो कमरे में किसी से मिलना चाहती थी। मैंने उन्हें एक कमरे में जाते देखा तो मैंने देखा कि काउंटर पर बैठी लड़की शायद मुझे अंदर न जाने दे। उसका ध्यान भटकाने के लिए मुझे कुछ करना था, लेकिन मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसका ध्यान भटकाने के लिए कुछ दूसरे लोग होटल में दाखिल हो गए और कंट्रोल पर बैठी लड़की से कमरों की चाबियां लेने लगे। मैं आंख बचाते हुए ऊपर की मंजिल की तरफ भागता हुआ गया। मैंने देखा कि बेगम साहबा अभी भी चल रही थी। मैं ऊपरी मंजिल पर पहुंच चुका था और बेगम साहबा एक कमरे में दाखिल हो रही थी। मैंने उनको कमरे में दाखिल होते देखा और मैं आहिस्ता से उनके पीछे उसी कमरे तक गया। कमरे के दरवाजे पर खड़ा होकर मैं शायद कुछ सोच रहा था कि मेरे कानों में उनकी आवाज़ पड़ी। ये बेगम साहबा की आवाज़ थी और साथ में शायद किसी और की भी आवाज़ दी। मैं पहचान न सका कि ये किसकी आवाज़ थी। खैर, मैं गौर करने लगा और मैं सुनने लगा। सुनते सुनते मुझे ये अंदाज़ा हो गया कि बेगम साहबा किसी बहुत ही अपने से मिलने आई हुई है, लेकिन वो कौन था मैं समझ नहीं पा रहा था। आवाज़ की समझ नहीं आ रही थी। कभी मर्दाना आवाज़ लगती तो कभी जनाना, लेकिन बहुत कम आवाज़ आ रही थी जिसकी वजह से सुनने में मुश्किल हो रही थी। मगर जल्दी ही मैंने आवाज़ सुन ली और मैं सुनने में गौर करने लगा। बेगम साहबा कह रही थी कि मैंने एक राजदार नौकर रख लिया है और वो अब रोज़ाना मुझे रात को 3 घंटे राजदारी के साथ यहाँ ले आता है। आप दुआ करें कि वो मेरे साथ वफादार रहे। मैं अब की खिदमत करने के लिए उती है रहूँगी। अब को मैं रोज़ाना अपने हाथों से ये सोप पलाया करूँगी और अब का ख्याल रखूँगी। मैं अब से रोज़ाना मिलने इया करूँगी। उनकी ये बातें सुनकर मुझे लगने लगा कि शायद उनके दिल में कोई बहुत बड़ा राज छुपा है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद फिर से वैसे ही आवाज़ें आने लगी। वो कह रही थी कि बाबा जान, मैं जानती हूँ कि आप मेरे लिए बहुत फिक्रमंद रहते हैं और अब बिल्कुल भी फिक्र न कीजिए। मैं रोज़ाना बाकायदगी से अब से मिलने आऊँगी। मैं अपनी बेटी होने का पूरा हक अदा करूँगी। बस किसी को पता ना चलना चाहिए कि मैं आपको यहाँ पर ठहरा रही हूँ और मैं रोज़ाना अब से मिलने के लिए आती हूँ। कुछ देर ऐसी बातें सुनने के बाद मुझ पर जैसे घड़ों पानी डिल चुका था। मैं न जाने बेगम साहिबा के बारे में क्या क्या सोच रहा था और न जाने साहब जी भी मेरे दिमाग में क्या कुछ डर गए थे। मैं जल्दी से भागता हुआ नीचे आया और सीढ़ियों से होते हुए मैंने एक काउंट पर बैठी हुई लड़की को भी नज़रअंदाज किया और वापस अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद बेगम साहिबा आई और मैं उन्हें साथ लेता हुआ अपने उनके घर की तरफ रवाना हो गया। मुझे समझ आ चुकी थी कि अल्लाह ताली ने उन्हें मेरे लिए फ़रिश्ता बनाकर भेजा है और मुझे उनके लिए फ़रिश्ता बनाकर भेजा है। हम दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत थी और हम दोनों बखूबी एक दूसरे की मदद कर रहे थे। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए था। एक बेटी को उसके बाप से मिलाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता था। खैर, ने मुकम्मल राजदारी के तौर पर अब उनके साथ जुड़ चुका हूँ। अब मेरा रोज़ाना रात को 3 घंटे उन्हें साथ लेकर जाता हूँ, बल्कि बाकायदा तौर पर अपनी जेब से भी बेगम साहबा को कुछ ना कुछ उनके बाबा के लिए लेकर देता हूँ और जाकर उनसे खुद भी मिलता हूँ और मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। और मैं अब दोबारा बेगम साहबा पर या किसी और पर किसी किस्म का कोई शक करने से कासिर हूँ। मैं अब चाहता हूँ कि जो भी बात सुन लो उसकी तहकीक कर लूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तहकीक की और तहकीक के बाद मैं सब कुछ जान गया था कि खुदा की क्या हिकमत अमली इसमें छिपी है और वाकई में ये बात साबित हो चुकी थी। एक ज़रूरतमंद ही दूसरे ज़रूरतमंद की मदद करता है और आज मेरे सामने था ये सब कुछ और मैं खुदा के हुजूर अब सजदा हो गया था। मेरी अब नौकरी यहाँ पर पक्की हो गई है। बेगम साहिबा अब मुझे हर महीने में अपनी ज़रूरत के मुताबिक मुझे पैसे दे दिया करती हैं और उसकी टीप अलीहदा दे दिया करती हैं, जो मैं उन्हें उनके बाबा से मिलाने के लिए लेकर जाता हूँ। मैं अब वो अपनी ज़िंदगी को काफ़ी सुधार चुका हूँ और अब आगे किसी ज़िंदगी उन्हें खुश व खरम गुजारना चाहता हूँ।